वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश मूवी धमाका। ये कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की जो सस्पेंडेड है। उसके दिल में एक गिल्ट है जिस बारे में वो किसी से चर्चा नहीं करता। उसके खिलाफ एक मुकदमा भी चल रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट द गिल्टी। इस कहानी की शुरुआत होती है कॉल सेंटर से, जो होता है 911 कॉल सेंटर। वहाँ पे हमें जो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो वहाँ पे नाइट शिफ्ट के लिए कुछ वक्त के लिए काम कर रहा होता है। जो पहले पुलिस ऑफिसर था, उससे एक गलती हो गई थी, इसलिए उसका केस कोर्ट में चल रहा होता है, जिसकी कल आखिरी सुनवाई होती है। अगर वो कल बेगुनाह हो गया तो वो फिर से पुलिस ऑफिसर के काम पे लग सकता है। और उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया होता है और उसकी एक बेटी भी है जिसको उसके पत्नी लेकर गई है। वो जो को अपनी बेटी से मिलने नहीं देती और उसको बार बार एक रिपोर्टर का कॉल भी आता है। जो रिपोर्टर बार बार कॉल कर रहा होता है वो उसकी स्टोरी जानना चाहता है, लेकिन जो उसको बताने के लिए इनकार करता है। वो पब्लिकली अपनी केस को नहीं लाना चाहता। फिर वो अपनी पत्नी को कॉल लगाता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बात कर सके, लेकिन उसकी पत्नी उसका फ़ोन नहीं उठाती, इसलिए वो फिर से अपने काम पर लग जाता है। तभी उसे एमिली नाम की एक लड़की का कॉल आता है जिसकी बात करने का तरीका अजीब ही होता है। वो इस तरह बात कर रही थी जैसे वो अपने बेटे से बात कर रही हो। जो को तो कुछ समझ में नहीं आता। उसको लगता कि ऐसे ही किसी ने मजाक में कॉल किया होगा, क्योंकि लोग कभी कभी मजाक में लगा भी लेते हैं। लेकिन जो एक बात नोटिस करता है कि एमिली की आवाज़ में बहुत दर्द है। वो फ़ोन रखने वाला था, तभी एमिली के पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है। वो एमिली को फ़ोन रखने के लिए बोलता है। जो इस बात से समझ जाता है कि एमिली को किडनैप किया गया है। जो एमिली को पूछता है कि क्या तुम्हें किडनैप किया गया है, तभी एमिली हाँ में जवाब देती है। तभी जो कहता है कि जो भी मैं पूछूं उसका हाँ या ना में जवाब देना। वो तब एमिली से बहुत सवाल जवाब करता है। तब उसको समझ में आता है कि एमिली को किसी अपने ने ही किडनैप किया है। जो को किसी भी हालत में उसे बचाना होगा, इसलिए वो उसके फ़ोन को ट्रेस करके उसकी लोकेशन को देखता है। तभी उसको पता चलता कि एमिली को कोई गाड़ी से शहर के बाहर लेकर जा रहा है। इसलिए एमिली की कॉल को होल्ड पर रखकर पुलिस की पेट्रोलिंग कार को फ़ोन करता है और उन्हें एमिली के बारे में सब कुछ बताता है। तभी उसको उसकी पत्नी का कॉल आता है, पर वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसे किसी भी हालत में एमिली को बचाना है। जो एमिली से बहुत सवाल जवाब करता है। तभी उसे पता चलता कि एमिली एक सफ़ेद रंग की कार में है। जब जो एमिली को हाँ या ना में जवाब देने के लिए बोलता है, तभी उसके मुंह से गलती से वैन शब्द निकल जाता है। इसलिए जिसने किडनैप किया है उसको समझ में आता है कि उसने अपने बेटे को कॉल नहीं किया बल्कि किसी और को किया है। इसलिए जो उसे कहता है कि जब भी तुम 911 पे कॉल करोगी तो कहना कि मुझे जो से बात करनी है, ताकि तुम्हें किसी दूसरे ऑफिसर को सब कुछ दोबारा ना समझाना पड़े। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। हालांकि जो का काम अब खत्म हो चुका है, लेकिन वो एमिली को बचाना चाहता है, इसलिए वो बार बार उसकी गाड़ी की लोकेशन को देखता रहता है। और दूसरी तरफ जहाँ हाईवे पे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, उनको सफ़ेद रंग की वैन मिल जाती है, लेकिन ये वैन गलत होती है। एमिली इस गाड़ी में नहीं होती क्योंकि सफ़ेद रंग की वैन तो रोड पर बहुत घूमती रहती है, इसलिए गाड़ी के नंबर से ही वो पता लगा सकते हैं। जब तक वैन का नंबर का पता नहीं लगता तब तक वो एमिली की गाड़ी को नहीं ढूंढ सकते। इस बात से जो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो एमिली को बचाना चाहता है। उसके पास एमिली का नंबर रहता है, इसलिए वो उसकी पूरी डिटेल्स निकाल लेता है। उसको उसके घर का फ़ोन नंबर मिलता है। वो उसके घर पर कॉल करता है। कॉल उसकी 6 साल की बेटी उठाती है, जो उसके साथ बात करता है। वो बच्ची बताती है कि घर पर मेरा छोटा भाई है और कोई नहीं है। मेरे पापा आए थे जिन्होंने मेरी माँ को लेके गए। अपने पापा का नाम हेनरी फिशर बताती है। उसको अपने पापा का नंबर भी याद होता है। वो जो को बता देती है। तब जो उस नंबर से उसकी गाड़ी का पता लगा लेता है और उसकी गाड़ी का नंबर का भी पता लगा लेता है। तभी उसको एक बात पता चलती कि हेनरी के ऊपर बहुत सारे केसेस है। तब वो बच्ची को कहता है कि तुम डरो मत, मैं जल्द ही किसी को तुम्हारे घर पे भेजता हूँ, क्योंकि वो दोनों बच्चे घर पर अकेले होते हैं। इसलिए जो को उनकी भी चिंता होती है। फिर वो कॉल कट करके जो पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं उनको गाड़ी का नंबर दे देता है और वो दूसरे विभाग को कॉल करके उनको कहता है कि 2 बच्चे अकेले घर पर है, पर जितनी भी रेस्क्यू टीम होती है वो बिजी होती है क्योंकि पास के जंगल में आग लगी होती है। आग लगने की वजह से
बहुत लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए रेस्क्यू टीम उनके मदद के लिए गई होती है। वो परेशान होता है, तभी वो अपने दोस्त सार्जन को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें एक टीम को एमिली के घर भिजवाना पड़ेगा क्योंकि उसके बच्चे घर पर अकेले हैं, और दूसरी टीम को हेनरी के घर। लेकिन सार्जन कहता है कि ये इलीगल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी कल तुम्हारे केस की सुनवाई है, अगर तुमने कुछ भी ऊपर नीचे किया तो तुम्हारा केस तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। जो को कुछ भी समझ नहीं आता, और उसकी 10 मिनट बाद भी शिफ्ट भी खत्म होने वाली थी और वहाँ से वो निकल भी जाएगा। फिर वो सार्जन का कॉल कट कर देता है। फिर वो एमिली को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है। उसकी पत्नी कॉल उठाती है और कहती है कि तुम्हें इतनी रात को कॉल नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो फ़ोन को काट देता है। जो बहुत परेशान होता है क्योंकि वो एमिली की मदद करना चाहता है। उसके बाद वो अपने फ़ोन से ही हेनरी को कॉल करता है, उसको एमिली के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे एमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो कहता है कि मुझे पता है, तुम एमिली को शहर के बाहर गाड़ी में लेके जा रहे हो ना। तब हेनरी फ़ोन को काट देता है। फिर से जो उसको कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। फिर वो अपने सहकर्मी को कॉल करता है। वो बार में बैठा होता है, उसको जो के लिए झूठी गवाही देनी है, और वो कहता है कि मेरी जॉब जा सकती है अगर किसी को पता चल गया कि मैंने झूठी गवाही दी। जो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जो एमिली के बारे में सब कुछ बताता है। जो चाहता है कि तुम एमिली के घर जाओ ताकि तुम्हें इस केस के बारे में सब कुछ पता चल सके। तभी उसके पास एक ऑफिसर आती है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए किसी छोटी बच्ची का कॉल आया है। वो समझ जाता है कि ये एमिली की बेटी का कॉल है जो उससे बात करता है। वो बच्ची बताती है कि कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। जो कहता है कि मैंने ही तुम्हारे घर पुलिस को भेजा हूँ, तुम दरवाज़ा खोल दो। तभी वो दरवाज़ा खोल देती है। तब वो पुलिस जो को बताता है कि बच्ची के ऊपर खून लगा है, लेकिन ये खून उसका नहीं है बल्कि उसके छोटे भाई का खून है। वो छोटा है, इसी ने उसके ऊपर चाकू से हमला किया है और उसकी मृत्यु हो गई है। जो को उस छोटी बच्ची ने बताया था कि मेरा भाई सो रहा है, पर वो सो नहीं रहा था बल्कि उसकी मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर जो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो एमिली को कॉल करता है। तब कॉल एमिली को लग जाता है। तब जो पूछता है कि क्या हेनरी तुम्हारे साथ है। वो कहती है कि हाँ, वो गाड़ी चला रहा है। जो कहता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं साइड वाली सीट पर बैठी हूँ। जो कहता है कि क्या हेनरी ने सीट बेल्ट लगाई है। वो कहती है कि नहीं। जो कहता है कि सबसे पहले तुम अपनी सीट बेल्ट लगाओ और उसके बाद हैंड ब्रेक को खींच दो। वो वैसा ही करती है, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं पलटती। उसके बाद वो एमिली को पीछे के सीट पर डाल देता है। फिर जो उसके साथ फिर से बात करता है। जो कहता है कि क्या तुम्हारे पास आजू बाजू कुछ भारी चीज है। वो कहती है कि हाँ। जो कहता है तुम्हारे पास जब भी हेनरी आए तब तुम इस चीज से तुम उसको घायल कर देना। लेकिन एमिली पूछती है कि हेनरी इतने गुस्से में क्यों है। मैंने तो सिर्फ अपने बेटे के पेट से सांप निकाले थे। जिसके बाद वो चुप हो गया। ये सुनकर जो हैरान हो जाता है। जो को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो एमिली को सब कुछ डिटेल्स में बताने के लिए बोलता है। फिर एमिली बताती है कि मेरा बेटा सुबह से रो रहा था क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा कि उसके पेट में सांप है, इसलिए मैंने उसके पेट को काट कर सांप को बाहर निकाल दिया। जिसके बाद वो पूरी तरह से शांत हो गया। तब जो समझ जाता है कि उसके पति की कोई गलती नहीं है क्योंकि एमिली ने ही अपने बेटे को मारा है, इसलिए उसने एमिली को घर से बाहर लेकर गया था ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रह सके। तभी एमिली के पास उसका पति आता है। तभी वो भारी चीज से उस पर हमला कर देती है। ऐसा करने के लिए जो ने कहा था। हेनरी के ऊपर हमला करके एमिली वहां से भाग जाती है। ये जो फोन पर सुन रहा होता है। दरअसल ये जो की गलती होती है। जो ने एमिली को ऐसा करने के लिए बोला था। तभी उसको अपने सहकर्मी का फोन आता है जिसने उसे एमिली के घर पर भेजा था। वो बताता है कि एमिली पहले पागल खाने में थी, लेकिन हेनरी उसका खर्च उतना नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने एमिली को घर पर ही रखा था। लेकिन अब हेनरी उसको घर से बाहर लेके गया था क्योंकि वो उसको पागल खाने लेके जा रहा था। तभी जो हेनरी को कॉल करता है। हेनरी के सर से बहुत खून निकल रहा था। उसको सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता है। अब जो को भी एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर जो ने वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं किया होता तो अभी तक हेनरी एमिली को पागल खाने एडमिट कर दिया होता। फिर जो एमिली को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। कुछ देर के बाद एक ऑफिसर आकर बताता है कि तुम्हारे लिए किसी एमिली लड़की का कॉल आया है। तब जो को ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को ऑफ नहीं करना चाहता क्योंकि वो हेनरी की मदद करना चाहता है, इसलिए वो एमिली से बात करने लगता है। वो बताती है कि मैं हाईवे के एक ब्रिज के ऊपर हूँ और मेरे कपड़े पर
खून लगा है, पर यह खून किसका है? जो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी उसको बातों बातों में याद आता है कि ये खून उसके बेटे का है। वो कहती है कि शायद मैंने अपने बेटे को मार दिया है, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं अब इस ब्रिज से कूदने वाली हूँ। जो कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करना। वो बताता है कि बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें सारी गलती मेरी है। ये कहते हुए जो की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि सच में जो की गलती होती है। जो ने दूसरी टीम को भी इन्फॉर्म किया होता है। अब वो एमिली के पास पहुंच जाएगी, लेकिन तब तक जो को एमिली को अपनी बातों में उलझा कर रखना होगा। वो एमिली को बताता है कि मुझसे पहले बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जो बताता है कि 8 महीने पहले मैंने गुस्से में एक 19 साल के लड़के को गोली मार दी थी। कल मेरी कोर्ट में आखिरी सुनवाई है। मैंने अपने आप के लिए बेगुनाह साबित करने के लिए झूठे गवाह को इकट्ठा किया है, जो मेरे लिए गवाही देंगे। उसके बाद शायद मैं बेगुनाह हो जाऊं और मेरी जॉब वापस मिल जाएगी। और उस गवाह में एक गवाह उसकी पत्नी भी होती है, जबकि उसकी पत्नी जो को पसंद नहीं करती। यही कारण होता है कि उसने जो को इसी बात से छोड़ दिया होता है। और उसकी पत्नी ये भी चाहती है कि उसकी बेटी उससे कभी ना मिले, क्योंकि उसकी पत्नी को पता है कि जो ने जो कुछ भी किया है वो गलत है। उसको पता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, पर वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए गवाह इकट्ठा कर रहा है। ये बात वो एमिली को बताता है। इससे उसके दिल में जो बोझ था वो हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसने 8 महीने से उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी। अब जो को पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। अब पुलिस एमिली के पास पहुंच चुकी है। एमिली कहती है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, पर मैं ब्रिज से कूदना चाहती हूँ। वो कॉल कट कर देता है। जो को लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती है। फिर वो बार बार एमिली को कॉल करता है। तब पुलिस वाला उसका कॉल उठाता है। पुलिस वाला बताता है कि एमिली ब्रिज के ऊपर से कूदने वाली थी, लेकिन तभी हमने उसको पकड़ लिया। ये सुनकर जो को काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में जो को ये बात भी बताई जाती है कि एमिली का जो बेटा है वो अब भी जिंदा है, लेकिन वो बहुत घायल है और उसे आईसीयू में भर्ती किया है। जो को बहुत अच्छा लगता है ये बात सुनकर। उसकी वजह से 2 लोगों की जान बच गई है। और उसको इस बात का भी एहसास होता है कि जिस लड़के को 8 महीने पहले उसने मारा था, उसने उसके परिवार को भी एक तरह से बर्बाद कर दिया है। जो को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने सहकर्मी को कॉल करता है, जो उसके लिए झूठी गवाही देने वाला था। जो कहता है कि तुम झूठी गवाही मत देना, जो हुआ वो सच बताना। वो कहता है कि अगर मैंने सारा सच बता दिया तो तुम्हारी जॉब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें जेल हो सकती है। जो कहता है कि मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद वो सभी गवाह को कहता है कि किसी को भी झूठी गवाही नहीं देना है। वो उस रिपोर्टर को भी कॉल करता है जो बार बार उसको कॉल करता था, जो उसकी स्टोरी जानना चाहता था। फिर वो सब कुछ उसको बता देता है। अगले दिन फैसला जो के खिलाफ आता है, पर वो इस बात से खुश है। उसको अच्छा लग रहा कि उसने सच कहा। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।